अच्छा बेटा, तो चैप्टर 3 स्टार्ट ले रहे हैं आज से। और चैप्टर 3 हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, अगर मैं एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एटम के स्ट्रक्चर में इस तरीके से एक सेंटर पोर्शन होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामी लोग होते हैं, और उसके साइड में इस तरह से शेल्स बने हुए होते हैं, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो सेंटर पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं इनको हम शेल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी थोड़ी सी कुछ बुनियादी बातों की बात की जाए तो एटम जो वर्ड है बेटा हमारे पास, ये हमें मिला है वर्ड एटम किस लफ्ज से? एटमोस से। एक ग्रीक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था डेमोक्रिटस। एक ग्रीक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बेटा आवाज आ रही है? तो हम बात कर रहे थे एटम के हवाले से। तो एटम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था अभी कि सेंटर में एटम के प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, साइड में उसके शेल्स होते हैं, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हमें कैसे पता? ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हमें कैसे पता, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ये सब जो जानकारी हमें मिल रही है ये इसी चैप्टर में मिलेगी। इस चैप्टर में हम डिटेल में इस चीज को पढ़ने वाले हैं। अभी जो लफ्ज एटम है, लफ्ज एटम, ये बेटा निकला है लफ्ज एटमोस से। ठीक है, लफ्ज एटम लफ्ज एटमोस से निकला है। एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। उसने सबसे पहले इस लफ्ज एटमोस का इस्तेमाल किया था। और ग्रीक लैंग्वेज में एटमोस लफ्ज का मतलब होता है कट, सॉरी, अनकट एबल, या फिर अन इनडस्ट्रक्टिबल, सॉरी, अन लिख दिया मैंने, या फिर होता है ये इनडस्ट्रक्टिबल। अब ये इनडस्ट्रक्टिबल क्या होता है और अनकटेबल क्या होता है? बेटा ऐसी चीज जो कि डिवाइड ना हो सकती हो, जिसे आप काट ना सकते हो, उसे हम कहते हैं अनकटेबल या इंडस्ट्रक्टिबल। इंडस्ट्रक्टिबल का मतलब ऐसी चीज जो टूट ना सकती हो। ठीक है, विच मीन्स इंडिविजिबल, जिसका मतलब क्या आ रहा है? इंडिविजिबल। अल्टीमेट सी बात है बेटा कि अगर लफ्ज इंडिविजिबल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो इंडिविजिबल का मतलब तो यही हुआ ना सर कि वो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज कट होती है बेटा वही डिवाइड हो सकती है, जो कट नहीं होती वो डिवाइड कैसे होगी? सिंपल सी बात है। ठीक है ना? अच्छा, हम एक बात जानते हैं कि एटम में तीन तरह की चीजें होती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आपको आज मैं एक बात बताता हूं कि एटम में सिर्फ यही तीन चीजें नहीं होती, बल्कि एटम में तो 33 तरह टाइप के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो सर हम अभी तक ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये
फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा सर, व्हाट डज फंडामेंटल मींस? फंडामेंटल मींस नेसेसरी, या इसको हम ये कह सकते हैं कि लाजमी। हर एटम का ये हर एटम में ये तीन चीजें लाजमी तौर पर होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी कोई चीज हो या नहीं हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो लाजमी होते ही होते हैं। अब ये 33 पार्टिकल सर कौन कौन से हैं? बेटा बहुत सारे होते हैं। म्यूजॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, और भी बहुत सारे कितने ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो एटम में से डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन किसी एटम में म्यूजॉन है तो पॉजिट्रॉन नहीं है, किसी एटम में पॉजिट्रॉन है तो म्यूजॉन नहीं है, किसी एटम में म्यूजॉन पॉजिट्रॉन नहीं है, यूजॉन है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, तकरीबन 33 हैं। इन 33 में से तीन तो ये लाजमी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि 30 ऐसे हैं। अच्छा, ये 33 भी पुराना लिखा है, अब तकरीबन 34 हो चुके हैं ये पार्टिकल्स भी। लास्ट डेकेड में एक पार्टिकल और डिस्कवर हुआ है रीसेंट डेकेड में, तो ये 34 पार्टिकल्स हो चुके हैं। 33 नहीं है बल्कि 34 पार्टिकल्स एटम में। अब आप सोचो, इतनी सी चीज जो आंखों से नजर नहीं आती, इतनी सी चीज जो माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती, उस इतनी सी चीज में अल्लाह की कुदरत देखो बेटा, कि अल्लाह ने 34 तरह की चीजें रख दी इस इतनी सी चीज में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? जी सर। यस सर। जी सर। यस सर। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सारे के सारे इस चैप्टर में हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमें ये पता चलता है कि एटम के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। फेरेडे एक्सपेरिमेंट, रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इससे तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का पता चलता है। शेडविक एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन का पता चलता है। फिर रेडियो एक्टिविटी की मदद से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पता चलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि ये जो शेल्स आप देखते हैं, इनकी बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर में आगे चलते जाएंगे, काफी बड़ा चैप्टर है और चीजों को हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये पहला एक्सपेरिमेंट आ गया, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब इसमें बारी बारी चीजों को अगर हम पढ़ते चलें, तो सबसे पहले तो ये व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब्सटेंस दैट कंडक्ट electricity, substance that conducts electricity in liquid state। एक ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, यहाँ पे लिक्विड स्टेट के भी दो मायने हैं, यहाँ पे लिक्विड स्टेट के भी दो मायने हैं। ठीक है, कौन कौन से दो मायने हैं लिक्विड स्टेट के सर, बता देते हैं। यहाँ पे लिक्विड के दो मायने कौन कौन से हैं? पहला जो मतलब यहाँ पे लिक्विड का आता है, वो आता है मोल्टन का, यानी किसी सॉलिड को आप पिघलाकर मोल्टन स्टेट में ले आइए तो वो लिक्विड कहलाता है। या फिर दूसरा आपके पास जरिया क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, यानी आप किसी लिक्विड को किसी सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए और पानी में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? वो भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई चीज पानी में डिसॉल्व होती है तो वो किसी ना किसी हद तक इलेक्ट्रोलाइट होती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फर्दर दो डिवीजन आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके हवाले से जो ज्यादा तफसील है वो हमारे चैप्टर 7 में आएगी, तो हम वहां पर इसको और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल फेरेडे साहब ने किया क्या, हम इसको देख लेते हैं। फेरेडे ने एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक बीकर लिया, उस बीकर में इसने दो इलेक्ट्रोड लगाए। दोनों इलेक्ट्रोड्स को उसने किसी बैटरी से जोड़ दिया, और यहां उसने इस बीकर में
लिक्विड भर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसने इस बीकर में से करंट पास किया तो करंट पास होने के नतीजे में एक खास किस्म का केमिकल रिएक्शन हुआ, एक खास किस्म का केमिकल रिएक्शन हुआ। अब उस खास किस्म के केमिकल रिएक्शन पर जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्या वजह है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो बेटा ये वजह है आइंस। देखो, जब हम किसी सॉलिड को पिघलाते हैं या किसी सॉलिड को पानी में डालते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं सॉलिड के नाम पर, हम फॉर एग्जाम्पल NaCl ले लेते हैं। मैं अगर NaCl को मेल्ट करूंगा उसके मेल्टिंग टेम्परेचर पर, तो मेल्ट होने पर सोडियम के पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोरीन के नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करूंगा तो भी सोडियम के पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। यानी कि वो लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, बेसिकली वो अपने आयंस में टूटा हुआ होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा? जी सर। यस सर। जी ठीक है, सर। अब वो अपने आयंस में टूटा हुआ होता है। अब आयंस में तोड़ने के दो तरीके, या तो भाई किसी चीज को पिघला लो, मोल्टेन स्टेट में ले आओ, या फिर उस चीज को अगर वो पानी में डिसॉल्व हो सकती है तो उसको पानी में डिसॉल्व करके उसके आयंस बना दो। ठीक है, अच्छा, जब तक आयंस नहीं बनते, याद रखने की बात क्या है कि जब तक आयंस नहीं बनते तब तक करंट पास नहीं होता। यानी कि करंट पास होने के लिए आयंस का बनना जरूरी हो गया। ठीक है, अब हमें पता है, ये बात फेरेडे साहब को भी पता थी, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। किसी भी कंपाउंड में दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? अगर हम यहाँ उसको नोट डाउन कर लें तो किसी भी कंपाउंड में दो तरह की चीजें होती हैं बेटा। एक कैटाइन होता है, क्योंकि कैटाइन नहीं, इसको मैं कुछ और नाम देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ एक पॉजिटिव आइन होता है, और एक हमारे पास नेगेटिव आइन होता है। ये बात फेरेडे को, आपको, मुझे, हम सबको मालूम है कि किसी भी कंपाउंड में ये दो तरह की चीजें होती हैं, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। ठीक है ना, ये दो तरह की चीजें किसी भी कंपाउंड में होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापसी अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फेरेडे साहब ने क्या किया? फेरेडे साहब ने एक सब्सटेंस लिया AB, ठीक है, और AB सब्सटेंस लेकर उन्होंने उस AB सब्सटेंस को पानी में डाला। अब हमें पता है कि जब AB सब्सटेंस पानी में जाएगा, एक XYZ सब्सटेंस लिया उन्होंने, और जब वो पानी में जाएगा तो वो A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयंस में टूटेगा। यानी कि इस बीकर में यहाँ पर क्या क्या है, A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, ये आयंस मौजूद है। सही है ना? अब फेरेडे साहब ने जब करंट पास करना शुरू किया तो जो इलेक्ट्रोड यानी मेटल की प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब करंट पास होना शुरू हुआ तो अब हमें एक बात पता है कि भाई, मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इधर कोई छोटा पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव प्लेट इसको खुद से दूर धक्का देगी, रिपेल, और नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव चार्ज मेरे पास चीज है तो नेगेटिव प्लेट उसको अपने पास से दूर धक्का देगी, पॉजिटिव प्लेट इसको अपने पास अट्रैक्ट करेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ये बात तो पता है बेटा? जी सर। ठीक है, जी सर।
अब हुआ क्या, यहाँ पर यही मैकेनिज्म हुआ फॉलो कि जब करंट पास होना शुरू हुआ तो जो ए पॉजिटिव आइंस थे बेटा, ए पॉजिटिव आइंस ने सॉरी बी नेगेटिव आइंस थे, बी नेगेटिव आइंस ने मूव करना शुरू कर दिया पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट पर आए। जब ये बी नेगेटिव आइन ट्रेवल करके इलेक्ट्रोड पर आए, कौन से इलेक्ट्रोड पर आए बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, इन्होंने वहां आकर अपने अंदर से जो एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एक्स्ट्रा हुआ था ना, किसका इलेक्ट्रॉन था ये बेसिकली है ए का इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, इसने अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और खुद क्या हो गया, खुद न्यूट्रल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये वायर के जरिए ट्रेवल करके पहुंचा कहां पर, दूसरी वाली साइड पर। अब ये यहां पर आ गया, तो अब चूंकि नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आइन जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव आइन वहां गया, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका जो था, जो बी ने कब्जा कर रखा था, वो नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन इसको नजर आया, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई इसको नजर आ गया बेटा। तो ये बी, ए पॉजिटिव क्या करेगा, फौरन से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देखो याद रखना, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। नेगेटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ठीक है, यानी कि जिसमें नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। अब ये सारा मेथड कराने के बाद, सारा एक्सपेरिमेंट कराने के बाद, इनको जब ये सारे नताइज मिले, फेरेडे साहब को, इनको ये सारे नताइज मिल गए, ठीक है। अब क्या हुआ, फेरेडे साहब ने कहा कि यार यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में, ये देखो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने, Faraday theoretically proposed that there are some negative particles responsible for this neutralization. इस न्यूट्रलाइजेशन के लिए कुछ नेगेटिव पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि सर कोई नेगेटिव पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, कोई पॉजिटिव क्यों नहीं है? मैं इसको बताता हूँ, मेरे पास ये जो साइड की जगहें हैं ये सारी भर गई हैं, जरा अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये सारा टेक्स्ट आपके पास नोट हो जाए, फिर मैं इसको रब करके बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर ले लिया। ठीक है, मैं अब यहाँ पर इसको इरेज कर दूं। जी भाई, तो सर वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव? चलो अब इसका जवाब देते हैं। देखो मिसाल के तौर पे NaCl एक कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, NaCl एक कंपाउंड है मेरे पास, और NaCl बनता कैसे? होता कुछ ऐसा है बेटा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। सर क्यों आता है? अब इस क्यों का जवाब, ये वाली बात समझ में आ गई, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया। यस सर। जी जी सर। सर। यस सर। अब आ जाते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका मतलब होता है कि सोडियम में प्रोटॉन है 11, सोडियम में प्रोटॉन्स हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। जब हम किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, आंसर आया 0। सेम इसी तरीके से क्लोरीन पर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 प्रोटॉन होते हैं इसमें,
17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर ये न्यूट्रल एटम है तो। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन केस जब हमारे पास जब केस चल रहा है, जब स्टडी चल रही है, तो स्टडी के दौरान क्या हुआ, स्टडी के दौरान ये हुआ कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के साथ क्या हुआ, 11 प्रोटॉन रह गए और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए जल्दी से बताओ। 10 10 10 सर 10 सर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया, 0, ओ सॉरी 0 बोल रहा हूँ, आंसर आ गया माइनस, सॉरी +1, +1। ठीक है। इसी तरीके से अब क्लोरीन को सॉल्व करो, प्रोटॉन इसमें अभी भी कितने हैं, 17 ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि सोडियम से एक्स्ट्रा आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, 18। तो -1 आ गया चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो बॉन्डिंग किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, सही है। अब अभी भी सवाल वहीं का वहीं वाजे है कि सर इन्होंने ये कैसे जज किया कि कोई नेगेटिव पार्टिकल ही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि देखें सर, अगर अभी तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है तो फिर ये बात कहना कि एक इलेक्ट्रॉन ने उस एक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन उसको दिया, उससे लिया, ये वाली सारी बातें सर बेकार हो जाती हैं। क्योंकि जब अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अभी तो हम इस बात के मतलब इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन के फेरेडे ने जज किया कि यार ये कोई नेगेटिव पार्टिकल है जिसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, कोई कोई गैस करे, शायद किसी के जहन में कोई बात आ जाए। तुक्का लगा लो, सही जवाब की जरूरत नहीं है, गलत दे दो। सर क्योंकि जो हमने इसमें लिक्विड डाला था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा था। नहीं, लिक्विड मूव नहीं करता बेटा, लिक्विड के अंदर जो आइंस होते हैं ना, यानी कि लिक्विड के जो कॉम्पोजिशन होती है बेसिकली वो मूव करती है। तो ऐसा नहीं है कि तो हम सर जब इसमें डालेंगे तो एक सारा का सारा लिक्विड हमें एक तरफ जमा होता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं होता। सब मूवमेंट भी नजर नहीं आती। नहीं नहीं, कुछ भी नजर नहीं आता, ये तो एटम्स है ना बेटा, आइंस है, ये तो इतने छोटे हैं कि ये तो माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते। अच्छा हमें नजर पता है क्या आता है, ये जो आइंस जब न्यूट्रल होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर प्लेट है ना, तो ये आइंस इस प्लेट के ऊपर जमा होने लगते हैं, आइंस इस प्लेट पर जमा होने लगते हैं इस तरीके से, हमें ये नजर आता है। मैं तुम्हें एक वीडियो शो करता हूँ, तुम्हें उस वीडियो से जो है ना ये वाली बात जरा बेहतर समझ में आएगी। मुझे 1 मिनट देना, मैं वीडियो लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये सारी चीजें सेव हो जाए आपके पास, क्योंकि हो सकता है मुझे वीडियो प्ले करते वक्त ये स्क्रीन से सब मिटाना पड़ जाए। ले लिया? जी सर। ओके। जी सर। तो इन्होंने एनालाइज कैसे किया कि भाई यहाँ पर ये जो आयंस हैं ट्रेवल कर रहे हैं, आसान लफ्जों में जब ये आयन ट्रेवल करके इस तरफ आया तो ये -1 से 0 हुआ। तो -1 से 0 होने के लिए आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी, और इस +1 को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर नेगेटिविटी डालनी पड़ेगी। नेगेटिविटी ये डालेगा तो ये +1 से 0 होगा, यानी कि +1 से 0 होने के लिए क्या चाहिए, -1 चाहिए, और -1 से 0 होने के लिए क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो यहाँ पर आपने नेगेटिविटी अपने अंदर ली है और यहाँ पर आपने नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाली है। इससे इन्होंने जज किया कि देयर इज समथिंग नेगेटिव दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि इस न्यूट्रलाइजेशन के अमल के लिए कुछ नेगेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। बाद में इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट जो पास किया था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट जो पास किया था उस इलेक्ट्रिक करंट की इन्होंने उस इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट की मदद से, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इन्होंने पास किया था, इस इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट की मदद से
इन्होंने इस बार इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रफली कैलकुलेट किया था, जो कि बाद में गलत वैल्यू साबित हुई। तो फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। फैराडे साहब दुनिया के वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने क्ल्यू दिया था इलेक्ट्रॉन का, क्ल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्ल्यू दिया था कि देयर इज समथिंग नेगेटिव। और ये जो लफ्ज है ना इलेक्ट्रॉन, ये नाम भी फैराडे साहब ने प्रपोज किया था। इसका मतलब होता है किड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझे बेटा बात सारी? जी सर। जी सर। जी सर। पूरे टॉपिक से रिलेटेड अभी तक देखो, अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्लू मिला है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्लू मिला है, ठीक है। अब मजीद अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, ना फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। सर जो कंपाउंड होते हैं वो जरूरी है पॉजिटिव और नेगेटिव पे हो? जी बेटा, कोई मतलब और चार्ज होता नहीं है ना। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई चार्ज ही ना हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब और सर एक और न्यूट्रल, सवाल। देखो एक और चीज होती है, उसमें पोलैरिटी, वो पोलैरिटी का केस है, वो चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा। चार्ज कंपाउंड में होता है, किसी ना किसी जरिए से, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होता है कंपाउंड में। सही है सर। एक और सवाल कि यहाँ पे अभी नेगेटिव वो सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कहा गया था जी बिल्कुल। कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव होता है वो, हाँ, ये इन्होंने वाला। यही जो सारी बातें, मैंने यही तो बात करी है ना, कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग नेगेटिव। इन्होंने कहा कुछ नेगेटिव है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बाद में वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना। क्लियर? नहीं सर, मैं बैटरी के पोल्स की पूछ रही हूँ। बैटरी का तो बेटा, ये जो बैटरी का टर्मिनल है ना, इसका तो हाई पोटेंशियल जी। और लो पोटेंशियल है। ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये बैटरी का जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये वो नहीं होता, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है। यानी कि आप अगर चौथी अच्छा चौथी मंजिल बिल्डिंग पे खड़ी हो तो आप हाई पोटेंशियल पर हो, यानी पॉजिटिव चार्ज पर हो, और आप दूसरी मंजिल पे खड़ी हो तो आप लो पोटेंशियल पर हो और नेगेटिव चार्ज पर हो। ये इस तरीके से होता है। अच्छा, सही सर। ठीक है। और कोई सवाल बेटा किसी का? जल्दी, 1 मिनट से भी कम रह गया टाइम। नो सर। नो सर। क्लास ऑफ कर रहे हैं फिर बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।